तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। 8 रुपया 92 पैसा मतलब 8-9 रुपए के आसपास का स्टॉक का प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। 1% की तेजी इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो एक एक करके इस कंपनी का जितना हो सकता है उतना डेटा यहाँ पर हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टली इस स्टॉक का पिछले माफ करिएगा, पिछले नहीं, जितना पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। एनएससी में इसका पैटर्न ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं है। मैं एक बार चेक करता हूँ बीएससी में कितना पैटर्न अवेलेबल है। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने एनएससी में ज़्यादा पैटर्न अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने बीएससी में स्टॉक को सर्च किया। बीएससी का कोड यहाँ पर स्टॉक का आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, वैसे भी नाम आपको नजर आ ही रहा है। तो अब बीएससी में इसका लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न यहाँ पर हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म का इसका पैटर्न बीएससी के चार्ट के ऊपर मैंने ओपन किया है। 2019 से लेके अब तक का ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस पैटर्न में लॉन्ग टर्म में हमको देखने को मिल रहा है स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में। ये हमको बात समझ में आ जाती है। बीच बीच में स्टॉक में ऊपर नीचे के बड़े बड़े झटके भी लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का लेवल था, ये वाला जो 20 रुपए के ऊपर का था, वहां से तो स्टॉक में अभी के टाइम काफी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अगर पिछले एक साल की बात करूं तो एक साल में भी स्टॉक में काफी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 15 रुपए के आसपास से एक साल पहले जो 15 के आसपास स्टॉक था वो भी अब गिर गिर कर 9 रुपए के आसपास आ चुका है। 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन में अभी के टाइम ये वाला स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के अलग अलग जो कैटेगरीज है उसको थोड़ा यहाँ पर सिंपल वे में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की बात करें तो ये इंडियन इंफ्रा कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो डेवलप करती है, कंस्ट्रक्ट करती है और ऑपरेट करती है और मेंटेन करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स है उनको। कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कामकाज करती है वो रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा, रेल रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे कि सोलर पावर, इसके कनेक्शन में कामकाज कंपनी का होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इट अल्सो अंडरटेक ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट का भी कनेक्शन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट के लिए कंपनी करती है। ये वाला डेटा भी इस कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट की बात करें, मतलब कंपनी मेनली जो ऑपरेट करती है अलग अलग सेगमेंट में, तो सेगमेंट कौन से इसमें सबसे पहला निकल कर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या है, इसमें रोड एंड हाईवेज का डेवलपमेंट है, ब्रिजेस का है, अर्बन इंफ्रा का है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा का है और ओएनएम मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रा का जो असेट होता है उसको। ये सब कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कैटेगरी या सेगमेंट में इस कंपनी के बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे कंपनी ऑपरेट करती है। अब ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, मटेरियल्स का और कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा कैटेगरी है जो यहाँ से भविष्य में काफी बड़ी मात्रा में ग्रोथ हो सकता है। अब इसमें कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट पर काम करती है, पावर जनरेशन असेट के ऊपर फोकस करती है और सस्टेनेबल एनर्जी का इंफ्रा के ऊपर कंपनी का एक आप कह सकते हो पोजिशनिंग मौजूद है। साथ ही साथ रेल का, लॉजिस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी रेल लिंक लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इस कैटेगरी में भी कंपनी का प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है। तो है तो कंपनी काफी छोटी साइज की छोटी कंपनी, लेकिन कंपनी का बिजनेस का जो एरियाज है ऑपरेट जहां पर करती है वो एरियाज काफी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिलेंगे। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात करें, कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं करती है, लेकिन वो प्रोवाइड करती है इंफ्रा और प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन का सर्विस है उसको, जैसे कि वही हाईवे कंस्ट्रक्शन, रोड वाइडनिंग करना, उसके बाद ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा ईपीसी सर्विस, सोलर पावर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट, सोलर पावर जनरेशन का काम, इंफ्रा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम और रेल लॉजिस्टिक इंफ्रा का डेवलपमेंट। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का कामकाज आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये कंपनी पैसा कैसा कमाती है, ये भी थोड़ा शॉर्ट में सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कंपनी है अर्निंग करती है रेवेन्यू कैसे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी रिसीव करती है पेमेंट, एग्जीक्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट एजेंसीज या अदर क्लाइंट्स के होते हैं उसके थ्रू, ईपीसी प्रोजेक्ट के द्वारा भी कंपनी रेवेन्यू कैसे अर्न करती है, ये रेवेन्यू आता है डिजाइनिंग, प्रोक्योरिंग, मटेरियल और बिल्डिंग इंफ्रा का जो फैसिलिटीज होता है उनके थ्रू। इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करें, कंपनी यहाँ से अर्न करती है जो डेवलपिंग और ऑपरेटिंग इंफ्रा का असेट होता है उसके थ्रू।
और रिन्यूएबल एनर्जी इस कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर कंपनी इनकम जनरेट करती है सोलर पावर का जो जनरेशन होता है उसके थ्रू और जो एनर्जी से कनेक्टेड प्रोजेक्ट होते हैं उसके थ्रू। रिसेंटली जो एनुअल रिपोर्ट कंपनी का है उसमें शो हुआ है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है इस कैटेगरी में कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आ चुका है, अदर इंफ्रा का सर्विसेज रिन्यूएबल एनर्जी का बात हो रहा है उसमें भी आ चुका है, और सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम का कैटेगरी में भी कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ हमको देखने को मिला है। तो यहाँ से अगर फ्यूचर ग्रोथ थीम्स की बात करें जो कहीं ना कहीं कंपनी से कनेक्टेड हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला तो काफी बड़ा थीम होगा वो होगा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का, बिकॉज करंटली वन ऑफ द मजबूत ग्रोथ का जो एरिया कंपनी का यही माना जा रहा है, और कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट है सोलर इंफ्रा और पावर जनरेशन में वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम बड़े बड़े जो सोलर के ऑर्डर भी बीच में कुछ कंपनी को मिले उसके कारण कंपनी के ऊपर फोकस बाजार का बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो स्पेंडिंग है इसमें भी कंपनी का कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा फोकस बना हुआ रह सकता है। और वही बात रेल लॉजिस्टिक की बात करें, एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, इसके वजह से भी कंपनी बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। ये बस मैं एकदम नॉर्मल आपको बस हेडलाइन दिखा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से कुछ समय पहले कंपनी को 342 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर भी यहाँ पर मिला हुआ था। मैं इसको स्क्रीन पे ऐसे रख देता हूँ, इसको पॉज करके आराम से अपने खुद का स्टडी पर्पस के लिए थोड़ा टाइम के बाद इसको पढ़ना चाहते हो तो आराम से इसको पढ़ सकते हो इंटरनेट के ऊपर सर्च करके। तो अभी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते कंपनी के बारे में और भी कुछ नंबर्स डेटा थोड़ा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 240 करोड़ का, मतलब भाई साहब ये स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। कुछ समय पहले 340 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था, ये मार्केट कैप से भी बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो देखिए कंपनी का साइज अपने आप में काफी छोटा है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। इस स्टॉक का जो पी है वो 8 से लेके 9 के आसपास का आपको नजर आएगा, 8-9 के बीच में अभी के टाइम आपको देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी अभी के टाइम 17-18 के आसपास है। मतलब जितना स्टॉक का पी चल रहा है इंडस्ट्री का पी उससे भी डबल से थोड़ा ऊपर है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में बना हुआ है उतना डिमांड अभी भी स्टॉक का नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा साइन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, प्लेज परसेंटेज कितना है, 0, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। इतना छोटा साइज का कंपनी है लेकिन प्रमोटर ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा, ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात हम मान के चल सकते हैं। और एक और काफी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कंपनी का असेट का नंबर भी काफी अच्छा खासा है, मार्केट कैप से भी अच्छा कंपनी के पास असेट मौजूद है। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी बात, पॉजिटिव बात नंबर्स के हिसाब से इसमें हमको देखने को मिल रही है। तो अब तक जितना भी डेटा हमने देखा अच्छा खासा डेटा नजर आ रहा था कंपनी के साइज के हिसाब से, लेकिन अब चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, बिकॉज कंपनी अगर लॉस ही करती रहेगी तो बाकी सारे कामकाज का मतलब ही क्या रहेगा। तो जरा ये डेटा भी देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2022 से लेके 2026 यानी पिछले 5 साल का सब कुछ काट छाट के एक साल का डेटा कंपनी का कैसा नजर आ रहा है उसको जरा देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट 5 साल पहले कंपनी का था 6 करोड़ के आसपास का, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर सीधा 36 करोड़ का हो गया। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, 6 से 36 हो गया, देखने में काफी मजा आता है, लेकिन दोनों नंबर के बीच में गैप काफी बड़ा है। और एक गैप कभी भी किसी भी छोटी कंपनी को मेंटेन करना या इसको कंटिन्यू आगे लेकर जाना इतना ईजी होता नहीं है। और वही इस कंपनी के साथ होता हुआ देखने को मिला। अगले साल कंपनी प्रॉफिट में ही थी लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट काफी कम हो गया 23 करोड़ के आसपास। उसके बाद देखो अगले साल फिर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट फिर से बढ़ गया। मतलब देखो एक अच्छी बात क्या है पता है क्या, कंपनी का साइज छोटा है लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में नहीं है पिछले 5 साल में कभी भी, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन एक बार काफी बड़ा वाला आया था। उसके बाद से लेकर अब तक कंपनी ने उस प्रॉफिट को बीट किया नहीं है। मतलब 36 करोड़ का प्रॉफिट जो 4 साल पहले कंपनी को हुआ था अब तक इसको कंपनी ने पिछले 3 सालों में बीट नहीं किया है। हालांकि पिछले 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, उसको ही चेक करेंगे। अब देखिए प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं था, वो तो हमने देख लिया था। अब प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 68.81% का स्टेक प्रमोटर के पास है। राउंड नंबर मान के चले तो 69% का स्टेक प्रमोटर के पास है। और इसमें एफएसडीएस का होल्डिंग नहीं है, बहुत छोटा साइज का कंपनी है, ऐसे कंपनी में एफएसडीएस का होल्डिंग तो होता ही नहीं है और है भी नहीं। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर डायरेक्टली 31.17 का नजर आ रहा है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, बिकॉज प्रमोटर के पास ही मैक्सिमम और काफी बड़ा स्टेक इस कंपनी का अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल छोटी साइज की कंपनी है, बिजनेस काफी ठीक ठाक है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया चल सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, बिकॉज लॉस अब तक कंपनी को आनी है, लेकिन फिर भी आप अपने साइड से अपने हिसाब से स्टडी करके स्टॉक के ऊपर नजर रखनी चाहे तो रख सकते हो। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।